Hello students, good morning all of you. Once again you are welcomed on our YouTube channel Dr. Anand Classes Seeker. Today we will start our next part of Introduction of English Grammar. दोस्तों पिछले सेशन में हमने देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उनके बाद हम आज बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है इंग्लिश के अंदर जो प्रत्येक टॉपिक के अंदर पढ़ते समय हमारे लिए यूज़फुल होती है। तो देखिए, जिस प्रकार अपन व्याकरण चाहे हिंदी पढ़ो चाहे संस्कृत पढ़ो या फिर इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, सारे सेम होती है। हर चीज़, हर व्याकरण के अंदर भाषा की सारी चीज़ें सेम होती है, लेकिन उनको लिखने का और समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए, आज मैं आपको इस क्लास में और महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हमारी जो टेबल है वो आती है केस टेबल। दोस्तों मैं आपको दो टेबल के बारे में बताऊंगा। ये दोनों टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक का। ये कहे कि इंग्लिश के अंदर जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं दो टेबल का रहता है। तो देखिए, केस टेबल। केस टेबल के अंदर बात करते हैं अपन कारक सारणी की। इसको हिंदी में बोला जाता है कारक सारणी। देखिए, सबसे पहला जो केस होता है सब्जेक्टिव केस। दूसरा जो केस होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा जो केस होता है पजेसिव केस। दोस्तों, जो चीज़ अपन संस्कृत के अंदर पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, छोटी क्लास में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जैसे संस्कृत में 8 विभक्ति 8 कारक होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर 3 ही कारक होते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको एक छोटा सी बात बताता हूँ। हमारे पास है केस। केस का मतलब मुकदमा भी होता है। हमारे पास सेम स्पेलिंग है केस। इसी केस का मतलब कारक भी होता है। और एक और होता है CASH, कैश। कैश का मतलब होता है नगद। ये मैं आपको जो वोकेब के अंदर कन्फ्यूजेबल वर्ड बताऊंगा तब हमारे अंदर ये काम में आएंगी। कि जैसे देखिए, CASE और CASE, दोनों जो CASE हैं इनका जो ढांचा देख रहे हैं हम, ये स्पेलिंग सेम है, लेकिन इनका जो यूज है वो अलग अलग प्रकार से हो रहा है। एक CASE का मतलब मुकदमा के सेंस में यूज होता है और दूसरा CASE का मतलब कारक के सेंस में यूज होता है। और तीसरा जो है CASH, कैश। तीनों का प्रोनाउंसिएशन मिलता जुलता है लेकिन यूज अलग अलग जगह लिए जा रहे हैं। तो अब देखिएगा आगे आप लोग, हमारे पास जो पजेसिव केस है ये 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है एडजेक्टिव, यानी जिसको अपन जानते हैं विशेषण के नाम से। पूरा नाम होगा इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस। दूसरा होता है प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पास 3 प्रकार के केस हैं। यहां मैं लिख देता हूं रूल, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। यहां मैं लिख देता हूं रूल। रूल का मतलब यहां काम में लेंगे अपन मैन वर्ब की फॉर्म। देखिए मित्रों, ये जो चीज है सब्जेक्टिव केस, इसको अपन दूसरे नाम से बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। किस नाम से बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस के नाम से। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही बात है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, जैसे अपन बात करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, तो सब्जेक्टिव केस यानी होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक। इधर ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस को हम हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। ये जो पजेसिव केस है, पजेसिव केस को बोलते हैं हम संबंध कारक। और मित्रों, संबंध कारक जो है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को बोला जाता है विशेषण के नाम से, और प्रोनाउन को बोला जाता है सर्वनाम के नाम से। ध्यान से समझिएगा, ये सारणी हमारे 4-5 टॉपिक में बहुत शानदार तरीके से काम में आने वाली है। और यहाँ पर बात करेंगे अपन मेन वर्ब की। तो देखिए, जिस प्रकार हिंदी ग्रामर के अंदर हमारे पास
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में भी यही चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक उसी प्रकार हमारे पास इंग्लिश के अंदर भी जो प्रथम पुरुष होता है उसको बोला जाता है फर्स्ट पर्सन, जो मध्यम पुरुष होता है उसको बोला जाता है सेकंड पर्सन, जो उत्तम पुरुष होता है उसको बोला जाता है थर्ड पर्सन। जो प्रथम पुरुष होता है यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है इंग्लिश के अंदर आई और वी। जो सेकंड पर्सन होता है वो होता है यू। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो होते हैं दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम। ध्यान रखना, हमारे पास जो आई और वी हैं ये हमारे लिए फर्स्ट पर्सन की तरह काम में आएंगे, और जो यू है सेकंड पर्सन की तरह यूज में लिया जाएगा, और जो दे, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम है वो थर्ड पर्सन के भांति काम में लिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं इनके सीखने की, कैसे हम इनको सीखें और एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस का आंसर पकड़ते हैं। देखिए, हमारे पास सब्जेक्टिव केस में हमने लिया फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन है हमारे पास आई, सिंगुलर रूप है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष का सिंगुलर रूप होता है आई, और इसी का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो होता है वो होता है वी। देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट होता है वी। अब इसी का अपने को ऑब्जेक्टिव केस चाहिएगा। जैसे आई है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसके पजेसिव एडजेक्टिव केस क्या होंगे, इसका पजेसिव प्रोनाउन केस क्या होगा, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। इधर वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सारणी में पूरी बनने के बाद आपको इस कदर समझा दूंगा कि आपको सारी 5 या 10 मिनट में याद हो जाएगी। इधर अपन बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, तो यहाँ आ जाएगा आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन और वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। पहले अपन बात करते हैं सेकंड पर्सन की। दोस्तों, सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल रूप है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल रूप है वो है यू। ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये यू है ये सिंगुलर की तरह भी यूज में आता है और प्लूरल की तरह भी यूज में आता है। यानी ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह यूज में लिया जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह यूज में लिया जाएगा तो फिर इसके साथ वर्ब कैसे यूज में आएगी। दोस्तों ध्यान रखना, यू के साथ जब सिंगुलर वर्ब काम में आती है तो ये यू सिंगुलर का काम करेगा, और यू के साथ जब प्लूरल वर्ब काम में आती है तो ये यू प्लूरल का काम करेगा। अभी सारणी के बाद अपन एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से सारी बातें समझ में आएंगी। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो भी यूं ही होता है, और यू का पजेसिव एडजेक्टिव है वो होता है योवर। यानी अपन याद करते हैं यूं, योवर, यूं। अभी बात करते हैं अपन थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष बोला जाता है। थर्ड पर्सन में हमारे पास जो प्लूरल है, जो प्लूरल सब्जेक्ट काम में लिया जाता है थर्ड पर्सन का, उसको बोलते हैं अपन दे। क्या बोलते हैं? दे। यहां से जो सिंगुलर काम में लिया जाएगा थर्ड पर्सन का, जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है ही, सी और इट। थर्ड पर्सन के सिंगुलर फॉर्म में काम में लिए जाने वाले प्रोनाउन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं ही, सी, इट। यहाँ से आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो दे का ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है देम, पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, ही का होता है हिम और इधर होता है हिज। सी के दोनों सेम होते हैं ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव, सी हर, हर। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है इट, और जो पजेसिव एडजेक्टिव केस होता है वो होता है इट्स।
अब हमें ध्यान में रखना है, ये देखिए ये दो मैंने आई और वी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो लिख दिया था, लेकिन अब आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आगे वाले के सारे वर्ड्स के जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो याद हो जाएंगे। देखिए हमें सबसे पहले याद रखना है आई का पॉजेसिव प्रोनाउन जो दे रखा है यहाँ पे माइन। क्या दे रखा है? माइन। फिर आपको आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनमें से किसी भी सब्जेक्टिव केस के वर्ड का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाते समय जो जो हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव केस की फॉर्म है उन्हीं के आगे हमारे को एस जोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ हमें वी का पॉजेसिव प्रोनाउन बनाना है, तो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव ओवर है, ओवर के हमने क्या जोड़ दिया? एस। इधर योवर है, योवर के हमने क्या जोड़ दिया? एस। इधर देयर है, देयर के हमने क्या जोड़ दिया? एस। इधर हिज है, अब हिज के ऑलरेडी एस जोड़ रखा है पहले से। यहाँ हम देख रहे हैं कि हम सबके पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है उनके आगे एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज, उसके ऑलरेडी एस जोड़ रखा है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा एस का यूज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी। सी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो बनाते समय हमारे को सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव देखना है। सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है हर, तो वही काम जो ऊपर किया था हमने, हर के क्या लगा दिया? एस, हर्ष हो जाएगा। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। ध्यान रखना, हमारे पास सारणी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो रूल है यानी मेन वर्ब का जो फॉर्म है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे अपन दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मेन वर्ब का हिस्सा है वो मैं नेक्स्ट टेबल में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों, हमारे को फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए, ध्यान से सुनना दोबारा, सब्जेक्टिव केस कौन कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्टिव केस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हम लेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव को। किसको लेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव को। जैसे मेरे को आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो है माई। क्या है? माई। ये लो जी, माई हमने ले लिया। अब वी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है उसके लिए भी हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है। क्यों भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव ही क्यों ले रहे हैं? सब्जेक्टिव केस भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ता है। हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव माई ले लिया, हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव ओवर ले लिया, अब हमें यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है। तो यू बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। फिर वही बात दोहराऊंगा, फर्स्ट सेकंड का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योवर। योवर को दो बार इसलिए लिखा मैंने क्योंकि देखिए मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो सर्वनाम काम में ले रहे हैं, प्रोनाउन काम में ले रहे हैं, उसमें हमारे को एक वर्ड नजर आ रहा है निज। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का, और इंग्लिश में बात करें तो स्वयं को अपन डिनोट करते हैं सेल्फ से। किससे करते हैं? सेल्फ से। अब सेल्फ का मतलब होता है अपना, निज, स्वयं का, खुद का। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो सेल्फ है ये सिंगुलर की तरह काम में आता है। किसकी तरह काम में आता है? सिंगुलर की तरह। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल्फ की, सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद, स्वयं, और स्वयं शब्द जो है वो एक व्यक्ति के लिए काम में लिया जाता है। अब हमारे ग्रामर के अंदर एक रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, कि जिस भी संज्ञा शब्द के अंत में आपको एफ, डबल एफ या एफ ई दिख जाए, उसका प्लूरल बनाते समय अपन इनको तो रिमूव करते हैं, और इनको रिमूव करने के बाद इनकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं? वी ई एस। तो दोस्तों सेल्फ का प्लूरल बनाने के लिए मैं एस ई एल, और मैंने देखा कि एफ इसके लास्ट में है तो इसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ ऐड कर दिया वी ई एस, और ये बन गया जी प्लूरल। अब ये मैंने क्यों बताई आपको ये बात इसलिए बताई मैंने
क्योंकि अब हमारे को जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यानी निजवाचक सर्वनाम की चर्चा हो रखी है, तो निजवाचक सर्वनाम में निज का स्पेल भी आना चाहिए, निज का मतलब भी आना चाहिए। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो है माई शब्द सिंगुलर है या प्लूरल, इसकी जानकारी के लिए हमें इसके मुखिया के पास जाना है और इसका मुखिया है आई। देखिए जो जो शब्द सब्जेक्टिव केस होते हैं वो सारे के सारे शब्द हमेशा इन सारे के सारे वर्डों के मुखिया माने जाएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि आई सिंगुलर है, तो ध्यान रखना इसकी फैमिली के सारे ही सदस्य सिंगुलर होंगे। आई सिंगुलर है तो मी भी सिंगुलर होगा, माई भी सिंगुलर होगा, माइन भी सिंगुलर होगा, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपन लिखेंगे वो भी सिंगुलर होगा। मैंने नीचे लिखा वी प्लूरल है, तो ध्यान रखना इसकी फैमिली का प्रत्येक सदस्य प्लूरल की तरह यूज में होगा। वी प्लूरल है, अस भी प्लूरल होगा, ओवर भी प्लूरल होगा, ओवर्स भी प्लूरल की तरह काम में लिया जाएगा। तो मेरा वो चीज समझाने का तात्पर्य ये है कि जो सिंगुलर है उसके आगे सिंगुलर सेंस वाला जो सेल्फ है वो काम में लेंगे, और जो शब्द प्लूरल है उसके साथ हम प्लूरल शब्द वाला सेल्वेज शब्द काम में लेंगे। तो देखिए यहां से हमें पता चला कि माई जो वर्ड है ये वर्ड सिंगुलर है, तो माई के आगे सेल्फ लगेगा या सेल्वेज, जाहिर सी बात है सिंगुलर है तो क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा। अब इसके नीचे हमारा वर्ड आ गया ओवर शब्द हमें ध्यान रखना है हमेशा किसकी फैमिली का सदस्य है, वी की फैमिली का सदस्य है। ओवर शब्द वी की फैमिली का सदस्य है, तो वी प्लूरल होता है या सिंगुलर, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय इसके सेल्फ नहीं सेल्वेज का यूज करेंगे। दूसरी बात, हम सेकंड पर्सन पे आते हैं। सेकंड पर्सन के यू, योवर, योवर्स, इन सभी शब्दों का मुखिया कौन होता है, यू। और ध्यान रखना जो यू वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल या फिर बोथ। दोस्तों यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर की तरह भी यूज में लिया जाता है और प्लूरल की तरह भी यूज में लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर और प्लूरल की तरह दोनों की तरह यूज में लिया जाएगा तो इधर वाले भी दोनों शब्द काम में लेंगे। इट मीन्स इंग्लिश के अंदर योवर सेल्फ भी यूज में होता है और योवर सेल्वेज भी काम में लिया जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इनसे संबंधित क्वेश्चंस कहाँ पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी सारी बातें हम सीखेंगे। लेकिन जब तक आपको धैर्य बनाकर रखना है, जब तक मैं कोई टॉपिक शुरू नहीं कर देता हूं। इसका समझाने का तात्पर्य यह है कि ये जो माई सेल्फ है ये वर्ड होता है इंग्लिश में, एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चंस बनते हैं इस वर्ड से। लेकिन अगर आपको शब्द मिल जाए माई सेल्वेज, तो ध्यान रखना ये कोई शब्द होता ही नहीं है इंग्लिश के अंदर। कई बार कॉमन एरर से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं तो, और कॉमन एरर्स के अंदर साफ साफ लिखा हुआ मिल जाता है माई सेल्वेज, आवर सेल्फ, जैसे आपको यहां पर लिखा हुआ मिल गया ओवर सेल्फ। तो ध्यान रखना ओवर सेल्फ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ओवर तो प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ जो निज का जो रिफ्लेक्ट करने वाला वर्ड है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे डज नॉट यूज सेल्फ, वी कैन यूज सेल्वेज। ध्यान रखना प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर का यूज होगा, और जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज में लिया जाता है उसके साथ दोनों का यूज होगा। यहां पर जो थर्ड पर्सन है, अभी मैंने एक चीज नोटिस की करवाई आपको कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय हमें पजेसिव एडजेक्टिव केस लेना है, और पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर हमारे को सेल्फ और सेल्वेज को ऐड करना है। अब बारी आती है थर्ड पर्सन की। दोस्तों थर्ड पर्सन जो दे, ही, सी, इट, ये जो वर्ड है इनका हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस लेना है। कौन सा केस लेना है, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। यहां हमने देखा कि थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है दे। तो दोस्तों दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। कौन सा होता है, देम। अब हमें देखना है कि ये देम प्लूरल होता है या सिंगुलर। जाहिर सी बात है हम इस बात का पता करने के लिए हम मुखिया के पास जाएंगे। देम की फैमिली का मुखिया होता है दे। कौन होता है, दे। अब दे प्लूरल है या सिंगुलर है, तो मैंने लिख रखा है दे किसकी भांति यूज होता है, प्लूरल की भांति।
दे प्लूरल है तो इसकी परिवार के सारे सदस्य देम, देयर, देयर से सारे के सारे वर्ड प्लूरल की तरह यूज में होंगे। तो देम प्लूरल है तो देम के साथ सेल्फ आएगा या सेल्वेज, तो दोस्तों यहां पे आ जाएगा सेल्वेज। एग्जाम में क्वेश्चंस में आ जाए आपको लिखा हुआ देम सेल्फ, तो समझ जाना कि वहीं पे उस क्वेश्चंस के अंदर एरर है। और भी बहुत सारे एरर बनते हैं, अपन जब टॉपिक शुरू करेंगे तब इन पर ढेर सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। बात करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर की। जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, जो सी है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, जो इट है उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। अब हमें पता करना है कि ये हिम, हर, इट सिंगुलर की तरह यूज होते हैं या प्लूरल की तरह। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, इसलिए हम इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय इनके साथ क्या ऐड कर देंगे, सेल्फ ऐड कर देंगे, ना कि सेल्वेज। ध्यान रखना, कभी भी सिंगुलर सेंस देने वाले केस के साथ प्लूरल वाला वर्ड यूज में नहीं लिया जाएगा, और यदि लिया जाता है तो वो वहां पर कॉमन एरर की तरह काम करेगा। दूसरी चीज, इसमें आप लोग देख रहे होंगे, देखो सारणी मैंने लिख दी है, अब मैं एक बार आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूं। हमारे पास जो सब्जेक्टिव केस है उनको आपको एक साथ रटना होगा। जैसे देखो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। रिपीटिशन में लाओ इन चीजों को। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब आपको पता होना चाहिए कि आई सब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव। लिखने में तो ये क्रम होगा, बोलने में क्रम थोड़ा आगे पीछे करना है हमारे को, दूसरे कॉलम का और तीसरे कॉलम का। बोलेंगे आई, माई, मी, वी, ओवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट। ये तीन लाइनें आपको याद करनी है। फिर चौथी लाइन आपको जो पजेसिव प्रोनाउन वाली है वो बनाने के लिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आई का पजेसिव प्रोनाउन याद रखो माइन। फिर जिन जिन वर्ड्स का आपको पजेसिव एडजेक्टिव पता है उसके आगे एस जोड़ते जाओ, और इट का पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है। दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय फर्स्ट और सेकंड पर्सन का तो लेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, अभी मैं नोट करवा दूंगा सारणी के बाद। पजेसिव एडजेक्टिव लेंगे और थर्ड पर्सन का अपना ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। यदि जो जो वर्ड इनमें सिंगुलर की तरह यूज होता है उसके आगे सेल्फ जोड़ देंगे, जो जो वर्ड इनमें प्लूरल की तरह यूज होता है उनमें सेल्वेज जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी केस टेबल, कारक सारणी, जो हमारे जैसे एक्टिव, पैसिव, टेंस वगैरह, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर काम आती है। बहुत सारे सेंटेंस से, कॉमन एरर से भी बनते हैं। अपन सारी बातें सीखेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे चर्चा करते हैं अपन सारणी से संबंधित और क्या क्या हो सकता है इस सारणी में। ध्यान रखना, अभी अपन ने कोई टॉपिक शुरू नहीं किया है, अभी अपन जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हैं जो इंग्लिश के प्रत्येक टॉपिक के अंदर हमारे काम आती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो चीज़ें प्रत्येक टॉपिक में पूछी जाती हैं, जिनका सामना हमारे साथ हर टॉपिक में होने वाला है, उनको हमें सबसे पहले क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें सामने आएंगी तो दुविधा नहीं आए। अब देखिए, जो चीज़ आपको डाउट में ला रही थी वो चीज़ें मैं लिख देता हूं यहां पर। हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय देखिए, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय हमें यूज में लेना है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या काम में लेना है? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या ऐड कर देना है आपको? सेल्फ और सेल्वेज। सेल्फ और सेल्वेज में भी एक कॉमन बात है, जो सेल्फ है वो सिंगुलर के साथ ऐड होगा और जो सेल्वेज है
वो प्लूरल के साथ ऐड होगा। दूसरी बात, हमारे पास जो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय, थर्ड पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय हमारे को जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हमारे को क्या ऐड करना पड़ेगा? सेल्फ और सेल्वेज। सेम वही बात है, जो वर्ड सिंगुलर की तरह काम में लिया जाएगा उसके साथ अपन सेल्फ जोड़ेंगे, और जो वर्ड प्लूरल की तरह काम में लिया जाएगा उसके साथ अपन सेल्वेज काम करेंगे। ये दो चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते समय मैंने आपको सारणी में समझा भी दिया बना के, और ये आपको नोट्स के रूप में लिखवा भी दिया। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं अपन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का पजेसिव प्रोनाउन बनाते समय माइन और हिज को छोड़कर, माइन और हिज को छोड़कर सभी पजेसिव एडजेक्टिव, सभी पजेसिव एडजेक्टिव के आगे एस, मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं इसको, एस ऐड करके बनाते हैं। ये तीन मोस्ट बातें थी सारणी में जो हमारे को याद रखनी है। अब देखिए अपन पीछे जाते एक बार दोबारा से सारणी में। सारणी में बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो डबल बार यूज में लिए गए थे। सारणी में बहुत वर्ड ऐसे थे जो डबल बार यूज में लिए गए थे। आप बोर्ड पे लिखे हुए रूल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब सारणी के अंदर जो प्रोनाउन हमारे पास डबल यूज में लिया गया है उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्यों लिए गए हैं वो डबल यूज। देखिए, हमने सबसे पहले तो एक जो सेकंड पर्सन था उसको हमने देखा कि यूं योवर, दूसरा था ही, हिम, हिज और हिज, तीसरा था सी, हर, हर्स, चौथा है इट, इट्स, इट। ये चार वर्ड ऐसे थे जो उस टेबल के अंदर डबल बार काम में लिए गए थे। देखिए डबल के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है दोस्तों। देखिए इसमें हमारे पास जो ये यू है ये डबल बार काम में आया है। इसमें हमारे पास जो ये हिज है ये डबल बार काम में आया है। इसमें हमारे पास जो हर है ये डबल बार काम में आया है। इसमें जो इट है ये डबल बार काम में आया है। इनके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। देखिए ये जो यू है ये हमारे काम में आया है जी सब्जेक्टिव केस के रूप में। ये जो यू है ये काम में आया जी ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। ये जो कहानी है ये पजेसिव केस की है। पजेसिव में ये तो वाला केस एडजेक्टिव कहलाएगा और ये वाला केस प्रोनाउन कहलाएगा। ये चीज़ें मैंने सारणी में लगवा दी थी पहले, आपको दोबारा से देखिए। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। मित्रों ध्यान रखना, सब्जेक्ट सदैव वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट सदैव वर्ब के पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सदैव वर्ब के बाद आता है। ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट है
वो वर्ब के पहले आता है और जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के सदैव बाद में आता है। इनको बताने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर जो यू है, जैसे हमने लिया यू आर माई ब्रदर, इसमें हमने देखा कि जो आर है वो हमारे पास वर्ब के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? वर्ब के रूप में। अब ये जो यू है, अब हमें कैसे पता चले कि ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है? इस जानकारी के लिए हमें देखना है वर्ब को। किसको देखना है? वर्ब को। और दोस्तों, जो वर्ब के पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यू है ये कौन से केस का हुआ? सब्जेक्टिव केस का हुआ। ठीक इसी प्रकार जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। इस सेंटेंस के अंदर जो नो है ये किसकी तरह काम में आई है? वर्ब की तरह काम में आई है। लेकिन क्या इसमें वर्ब के पहले यू दे रखा है? नहीं, इसमें जो आई है वो वर्ब के पहले दे रखा है। तो आई कैसा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। यहाँ अपन टेबल में देखेंगे पीछे मुड़ के, तो आई माई मी वाला जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हमारे को आई सब्जेक्टिव केस के नीचे मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, जो नो के बाद है यू। अब यहाँ पे वर्ब के बाद यू है तो साफ सी बात हो गई, क्योंकि वर्ब के बाद तो सब्जेक्टिव केस कभी आता ही नहीं है। तो ये जो यू है ये कौन से केस का हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ से दो चीजें कॉमन निकल के आती हैं दोनों के लिए। देखिए, यदि कोई यू या इट, यदि कोई यू या इट वर्ब से पहले काम में लिया जाता है तो उसको सब्जेक्टिव केस वाला यू या इट बोलेंगे, और जो यू या इट वर्ब के बाद में काम में लिया जाता है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस वाला इट बोलेंगे। अभी बात करते हैं इट वाली कहानी और यू वाली कहानी के बाद हिज की। दोस्तों, हिज जो है, हिज के अंदर दो टाइप दिए हुए हैं। पहला तो पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो सेंटेंस में या तो आएगा नहीं, और सेंटेंस में कहीं भी यदि आ गया तो उसके आगे नाउन जरूर आएगा। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव या तो सेंटेंस में कहीं आएगा नहीं, और आएगा तो उसके आगे नाउन जरूर 100% आएगा। अगर नहीं आएगा तो समझ लेना सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, इधर बात करते हैं अपन पजेसिव प्रोनाउन की। और पजेसिव प्रोनाउन के आगे जो नाउन का यूज है वो कभी भी नहीं होगा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में लगती है कि ऐसा हिज जिसके आगे नाउन का यूज होता है, ऐसा हिज जिसके आगे नाउन का यूज होता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव वाला कहलाएगा, और ऐसा हिज जिसके आगे नाउन का यूज नहीं होता है तो वो पजेसिव प्रोनाउन वाला हिज कहलाएगा। ठीक यही सेम कहानी हर में है। हर में हमने देखा कि एक हर तो जो है ऑब्जेक्टिव केस के नीचे है, एक हर पजेसिव एडजेक्टिव के नीचे। सेम वही बात है, जैसे मैंने लिख दिया आई नो हर सिस्टर, आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूँ। यहाँ ये हमारे पास नो वर्ब का काम कर रही है। ये हर देखिए, हर के बाद में भी कुछ वर्ड लिखा हुआ है, सिस्टर नाम का नाउन। हर के बाद में सिस्टर नाम का नाउन लिखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि भाई हर के बाद में नाउन है। हर दो जगह है, ऑब्जेक्टिव केस में भी और पजेसिव एडजेक्टिव में भी। यदि हर के बाद में नाउन है तो ये क्या कहलाएगा जी? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा ये? पजेसिव एडजेक्टिव। दूसरे शब्दों में अपन बात करें, जैसे अपन सीधा सीधा लिखते हैं आई नो हर, आई नो हर। यहाँ पे नो हमारे पास वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारे पास जो हर काम में लिया गया है, इस हर से हमें समझ में आता है कि जो हर के बाद में कोई किसी प्रकार का नाउन यूज में नहीं लिया गया है, तो हमारे पास जो ये हर मौजूद है ये भाई साहब सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव केस को डिनोट कर रहा है। ध्यान देना, जिस हर के बाद कोई नाउन होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, जिस हर के बाद कोई भी नाउन नहीं होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा। जिस हिज के बाद नाउन होगा वो पजेसिव एडजेक्टिव, जिस हिज के बाद नाउन नहीं होगा वो पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ मैंने वस्तु स्थिति साफ कर दी है
कि पजेसिव एडजेक्टिव के नीचे जो जो वर्ड मैंने लिखे उनके साथ में नाउन का यूज होगा ही होगा। पजेसिव प्रोनाउन के नीचे जो वर्ड लिखे मैंने उनके आगे कभी भी किसी भी कंडीशन में नाउन का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी केस टेबल सारणी। इस सारणी के माध्यम से हमारे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो सारणी से संबंधित, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी वोकेब की होगी और उसमें शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और वोकेब के साथ साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी चलता रहेगा। फिर हम इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते ही टॉपिक भी शानदार तरीके से धमाकेदार शुरुआत करेंगे। और आज तक के लिए इतना ही, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपकी समस्या का ज़रूर समाधान करेंगे। थैंक्स।